नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से पद्य पाठ केदारनाथ सिंह का अध्ययन करेंगे, जिनका जन्म 1934 में हुआ और जिनकी मृत्यु 2018 में हुई। सबसे पहले मैं उनका परिचय पढ़ देती हूँ। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त किया। मतलब वहाँ हिंदी के प्रोफेसर के पद पर बने थे और फिर सेवानिवृत्त हुए। संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो यह जो परिचय है उनका 2018 से पूर्व लिखा हुआ है। अब वे इस दुनिया में नहीं है। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। मानवीय संवेदनाओं के मतलब मानवीय भावनाओं के, मानवीय संवेदनशीलता के, मानवीय भावनाओं के का चित्रण करने वाले कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। बिंब विधान माने ऐसा चित्रण करना, ऐसे भाषा शैली में चित्रण करना कि विषय वस्तु हमारे सामने दृश्य चित्रों के रूप में साकार हो जाती है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से उभरता है। मतलब उनकी कविताओं में शोर शराबा न होकर, मतलब जो विद्रोह भी व्यक्त करते हैं तो उसके लिए कोई जोर शोर से आवाज़ नहीं करते या कोई ऐसा ओज गुण में या ऐसी क्लिष्ट या कठोर शब्दावली में अपनी बात नहीं कहते, बल्कि बहुत ही शांत और संयत स्वर में अपने विद्रोह को वे व्यक्त करते हैं। जमीन पक रही है संकलन में जमीन, रोटी, बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। संवेदना है हृदय का विषय और विचार बोध है मस्तिष्क का विषय। तो मन और मस्तिष्क दोनों उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। संवेदनशीलता भी और विचार बोध भी। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है, यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया है। प्रकृति के बगैर भी जीवन नहीं है और जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं भी कुछ नहीं है, यह एहसास, यह अनुभूति उन्हें अपनी कविताओं में और आदमी के समीप ले आया है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है। उनकी भाषा और नरम, कोमल और पारदर्शी हुई है। मतलब उनकी भाषा में शब्दों और अर्थों में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत ही सहज भाषा है। और उनमें एक नई रिजुता और बेलौसपन आया है। एक नई रिजुता माने एक नई सरलता ही उनकी भाषा में, एक नई नरमाई, कोमलता और खरापन है। बेलौसपन माने खरापन आया है और रिजुता माने सरलता। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। तो जो उनकी कविता है, उनकी कविता की जो भाषा शैली है, उससे जो रोज़मर्रा के जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे अनुभव ही परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। मतलब अनुभूति की कविता है उनकी कि ऐसी अनुभूतियाँ हैं उसमें जो जिनसे हम खुद भी दो चार होते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर होता है। शिल्प माने शैली, भाषा शैली जो है बातचीत की सहज और अपनत्व भरी शैली है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आशान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल, कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। तो ये आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह है। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है।
जो निबंध संग्रह है उनके नाम है मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत, और कविताओं का जो संग्रह है प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। मतलब ताना बाना जो उनके द्वारा संपादित काव्य संग्रह है उसमें विविध भारतीय भाषाओं में लिखी हुई कविताओं का हिंदी में अनुवाद जो है वह संग्रहित है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। जो बनारस शहर है वह हमारे देश का, एशिया का बहुत प्राचीन शहर, प्राचीनतम और सांस्कृतिक नगर है। तो वहाँ के सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ ठेठ बनारसीपन, जो बनारस की जो विशेषताएं हैं, बनारस की जो जीवन शैली है, बनारस की जो सहजता है, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस शिव की नगरी है और गंगा का उसके साथ विशेष संबंध है। बनारस में गंगा, गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों की कटोरे जिनमें बसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। मतलब बनारस का जो कविता है उसमें गंगा, गंगा नदी के घाट, मंदिर, वहाँ बनारस में कई मंदिर है और मंदिरों और घाटों के किनारे जो भिखारी बैठे रहते हैं उनके कटोरों में भी बसंत उतर आया। मतलब वसंत ऋतु में क्या स्थिति होती है बनारस की, उसका चित्र इस कविता में अंकित हुआ है। इस शहर के साथ मिथकीय आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। इस शहर के साथ मिथकीय आस्था जुड़ी हुई है और वह मिथकीय आस्था क्या है कि काशी और गंगा के किनारे अगर हमें मृत्यु प्राप्त होती है तो हम मोक्ष जाते हैं या हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। मिथकीय आस्था, मिथक क्या कहते हैं? मिथक किसे कहते हैं? मिथक होता है ऐसा परंपरागत या लोक प्रचलित विश्वास जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे विश्वास मूलक संदर्भ जिनके पीछे पूर्व धारणा या विश्वास की शक्ति निहित होती है। यानी प्राचीन समय में जो भी बातें, कथन या कहावतें या कथाएं प्रचलित थी वे आज के संदर्भ में प्रसंग के साथ भी सत्य बैठती है, सही साबित होती है और सही मानी जाती है और हमारा मन, हमारी आस्थाएं उसे बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेती हैं। तो काशी को लेकर के यह मिथक है, यह मिथकीय आस्था है कि जो व्यक्ति मरणासन्न होता है और वह काशी में जाकर मृत्यु प्राप्त करता है और वहाँ उसका दाह संस्कार किया जाता है गंगा किनारे, तो वह मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? मिथकीय आस्था मने गंगा में बंधी नाव एक और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिताग्नि, उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। बनारस क्या है? हमारी बनारस की कल्चर क्या है कि गंगा नदी जो है वहाँ इतनी सुंदर और पवित्र, उसके किनारे गंगा में नावें बंधी रहती है और एक और मंदिरों और घाटों पर दीपक जलते रहते हैं तो दूसरी तरफ चिताएं जलती रहती हैं और उन चिताओं से और हवन आदि से उठने वाला धुआं चारों तरफ फैला रहता है। यही है हमारी बनारस नगरी। यहाँ हर कार्य अपनी रो में होता है, अपनी ही धुन में होता है। यह बनारस का चरित्र है, मतलब यह बनारस की जीवन शैली है, बनारस के जीवन की विशेषता है, बनारस के लोगों की विशेषता है कि वे अपने धुन में ही रहते हैं। ठीक है, संसार का थोड़ा बहुत प्रभाव सभी जगह पड़ता है, उन पर भी पड़ता है, लेकिन फिर भी 90% या 80% शैली उनकी अपनी प्राचीन ही है। ठीक है, आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विरक्ति माने वैराग्य और आस्था और श्रद्धा माने विश्वास, भक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। काशी की अत्यंत प्राचीनता, आध्यात्मिकता और भव्यता तो इस कविता में मौजूद है ही, इसके साथ साथ वहाँ जितना भी थोड़ा बहुत जो आधुनिकता का समाहार हुआ है वह भी इस कविता में मौजूद है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। पुरातन माने बहुत ही पुराना शहर जो है काशी, बनारस हमारे देश का, उसके रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है, वही माने एक किंवदंती बन चुका है, एक कहावत बन चुका है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है ना। इस शहर का जो जीवन दर्शन है,
जो जैसा दृष्टिकोण है यहाँ के लोगों का, जैसे जीवन की शैली है, उसकी एक दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। बहुत ही सुंदर, बहुत सरल कविता है और बहुत ही सुंदर कविता है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है, भाषा संरचना के स्तर पर भी कविता सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी। भाषा जितनी सरल है उसके भाव और अर्थ उतना ही गहरा है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। कविता की जो शैली है वो वहाँ के वर्णन विवरण हमारे सामने रखती है। इसके साथ ही कवि कितनी सूक्ष्मता से काशी को, काशी की गतिविधियों को, काशी की जीवन शैली को, हर घटना को, हर क्रियाकलाप को देखता है, यह भी इस कविता से हमें पता चलता है। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। दूसरी कविता है दिशा, जो बालकों के मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किधर है, और बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, मतलब अपना सत्य होता है, अपने विश्वास होते हैं, और बच्चे अपने यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। तो बच्चे की जो बाल सुलभ जो जवाब था बच्चे का कि भाई हिमालय इधर है जिधर मेरी पतंग उड़ रही है, तो यह जो बाल सुलभ उसका ज्ञान था वह कवि के मन को मुग्ध कर देता है। कविता लघु आकार की है, बहुत छोटी सी है, और यह कहती है कि हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा बहुत ही सहज है। बच्चों से कुछ ना कुछ, मेरी दृष्टि में तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चे इतने निश्चल और सरल होते हैं कि हम बड़ों की जो भी मनोवृत्तियाँ होती है, हम उनके सामने मतलब झुक जाती है वो मनोवृत्तियाँ हमारी, और उनकी सरलता और निश्चलता को हम हृदयंगम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो कविता पढ़ती हूँ मैं। इस शहर में बनारस अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़ुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीप किरकिराने लगती है। कितनी सरल है भाषा, एकदम बोलचाल की भाषा है। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़ुआ डीह की तरफ से। तो यहाँ जो लहर तारा और मड़ुआ डीह है वे बनारस के मोहल्लों के नाम हैं। उठता है धूल का एक बवंडर, बवंडर अंधड़ या आंधी को कहते हैं। धूल की आंधी, धूल भरी हवाएं जो चलती है। सर्दी जाते ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में, और उस समय धूल भरी हवाएं चलती हैं। उसके बाद होली आती है। तो अक्सर आपने अपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा, जब ये हवाएं चलती है तो कहते हैं कि शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी है, बिखेर दी है। तो हवा, धूल भरी हवाएं चलने लगती है, वे कहलाती हैं बवंडर। और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जीभ किरकिराना माने जीभ और दांतों में मिट्टी के कण आने से जो स्थिति या आवाज़ होती है उसे कहते हैं जीभ किरकिराना। आखिर धूल भरी हवाएं चलती है, हमारे यहाँ पे भी हम देखते हैं जब हवाएं आंधी चलती है और धूल उड़ती है तो हमारे मुंह में धूल आती है, और जो किरकिरी होती है बस वही जीभ का किरकिरापन। ठीक है, तो इन पंक्तियों में बनारस शहर में बसंत के अचानक आ जाने का वर्णन किया गया है, धूल का वर्णन किया गया है कि इस शहर में बसंत अचानक आता है। मतलब इस शहर में बनारस में बसंत अचानक आता है। बसंत ऋतु का आगमन अचानक ही होता है, और जब आता है और जब बसंत ऋतु आती है तो मैंने देखा है कि लहर तारा या मड़ुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। तो कवि महोदय कहते हैं कि मैंने देखा है जब बसंत अचानक बनारस में आता है तो उसके जो लहर तारा या मड़ुआ डीह जो मोहल्ले हैं उस तरफ से धूल की हवाएं, धूल भरी आंधियाँ या धूल भरी हवाएं और धूल का बवंडर उठता है, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। और ये महान और जो पुराना शहर है भारत का, इसकी जीभ किरकिराने लगती है। मतलब इस शहर में रहने वाले लोगों की जीभ में किरकिरी आ जाती है, क्योंकि धूल भरी हवाएं चलती है तो जीभ किरकिरी से होने लगती है, हमारी जीभ में किरकिराहट आती है। ठीक है, इसका एक भाव यह है, तो एक जो सहजता से आपके सामने शब्द है उनका भाव है, उनका अर्थ है। एक भाव यह भी है कि बनारस बहुत ही प्राचीन, बहुत महान एक सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक नगरी है। तो इस शहर के जो मोहल्ले हैं लहर तारा या मड़ुआ डीह, तो जब शहर में बसंत आता है, मतलब इस शहर के इन मोहल्लों में ऐसे आयोजन यानी धर्म, संस्कृति और साहित्य से संबंधित आयोजन, कार्यक्रम या सभाएं आदि होती है, तो पता चल जाता है या प्रतीत होता है कि बसंत आ गया है, बसंत ऋतु आ गई है। बसंत ऋतु में आती है पंचमी,
बसंत पंचमी जो है माँ सरस्वती का जन्मदिन, तो जब माँ की जयंती होगी, माँ का जन्मदिन होगा, तो सरस्वती से संबंधित, साहित्य से संबंधित, संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम होने ही हैं। तो इसलिए कवि महोदय कह रहे हैं कि ये मड़ुआडीह और जो लहरतारा जो पुराने मोहल्ले हैं उनमें ऐसे सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक आयोजन होने लगते हैं जिससे पता चल जाता है कि बसंत का आगमन हो गया है। ठीक है। और उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो जीभ का किरकिरापन से यह आशय है कि लोगों के मन उन कार्यक्रमों में अपनी कला की अभिव्यक्ति करने के लिए कुल बुलाने लगते हैं। उनकी जीभ किरकिराने लगती है मतलब उनके मन कुल बुलाने लगते हैं कि वे अपनी भावनाएं, अपनी कलाएं अभिव्यक्त कर सके उन कार्यक्रमों में, उन आयोजनों में शामिल होकर। जो भी जिस विषय में निष्णात होता है या जानकार होता है वह उनमें भाग लेने के लिए उत्सुक या लालायित होने लगता है। आई बात समझ में? जीभ किरकिराने लगती है, तो यहाँ ये मानविकरण अलंकार है, शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो इन पंक्तियों में कवि ने बनारस में बसंत के आगमन की तो सूचना दी है, लेकिन बसंत के चित्रण पर उनका मन कम है। बनारस जो हमारे देश की महान सांस्कृतिक नगरी है, वहाँ की संस्कृति की जानकारी देने में कवि का मन रमा हुआ है। मतलब वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता के बारे में कवि महोदय इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। जो प्राचीन कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं, वे बसंत के प्रकृति का चित्रण, सौंदर्य का चित्रण करते हैं, लेकिन केदारनाथ सिंह ने बनारस की संस्कृति का चित्रण इस कविता में किया है। संस्कृति की विशेषताएं और कैसी ये नगरी है उसका चित्रण किया है इसमें। तो और मानविकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। शहर की जीभ किरकिराने लगती है, यानी शहर में रहने वाले लोगों की जीभ में या जीभ किरकिरी से भर जाती है। लाक्षणिक प्रयोग है ना, लक्षणा शब्द शक्ति कि शहर की जीभ किरकिराने लगती है, मतलब शहर के जो लोग हैं उनकी जीभ में किरकिरी भर जाती है। मुक्त छंद है, भाषा सरल है, सहज है, बोलचाल की है। तो सहजता का जो सौंदर्य है वह इस कविता में इन पंक्तियों में दृष्टव्य है और प्रशंसनीय है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं अंश, आगे बढ़ती हूँ मैं। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो शब्दार्थ देख लेते हैं कि जो है वह सुख बुगाता है। सुख बुगाना माने जागरण, जागने की क्रिया। पचखिया माने अंकुरण, अंकुरित होने की क्रिया। दशाश्वमेध घाट जो ये है, ये बनारस का प्रसिद्ध घाट है। और घाट का आखिरी पत्थर, निचाट, भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। निचाट माने बिल्कुल एकदम जो भिखारियों के कटोरे खाली थे या खाली हैं। तो इसमें इन पंक्तियों में कवि ने बनारस शहर के जनजीवन और दिनचर्या की विशेषताओं का वर्णन किया है। कवि महोदय कहते हैं कि जो है वह सुख बुगाता है। सुख बुगाता है माने जागरण या जगाने की क्रिया या जागने की क्रिया। तो इसका भाव ये है कि बनारस में जो धर्म, साहित्य और संस्कृति में दखल रहते हैं, मतलब जो लोग धर्म, साहित्य और संस्कृति में दखल रखते हैं, रुचि रखते हैं, या जो महान हस्तियां हैं, वे उमंग और उल्लास से भरकर सक्रिय हो जाती है। जो है वह सुख बुगाता है, मतलब जो लोग हैं साहित्य या सांस्कृतिक, वे उमंग और उल्लास से भरकर सक्रिय हो जाते हैं और अपने आसपास के वातावरण और लोगों को भी जागृत करने की कोशिश करते हैं। सभी को बनारस की इन विशेषताओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब वे जब संस्कृति और साहित्य से संबंधित कार्यक्रम आयोजन में भाग लेते हैं तो उनको देख करके दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं। तो जो है वह सुख बुगाता है और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। अर्थात जो इतनी प्रसिद्ध या महान हस्तियाँ नहीं है या जिनका इतना दखल नहीं है, इतनी रुचि नहीं है, वे अपनी कला और प्रतिभा के अंकुरण का यह सही समय समझते हैं। मतलब इस समय उनके अंदर जो छिपी हुई या दबी हुई प्रतिभा है, उनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वे इस समय अंकुरित हो सकती है। वे कोशिश करें तो, भाग लेने का प्रयास करें तो, और वे अपनी कला, योग्यता और ज्ञान के अंकुरण के लिए प्रयास करने लगते हैं। ठीक है ना, उससे उनको निखारने में जुट जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि जो है वह सुख बुगाता है और जो नहीं है वह कोशिश करता है। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है।
अर्थात दशाश्वमेध घाट जो बनारस का प्रसिद्ध घाट है, वहाँ स्नान पूजा पाठ के लिए जाने वाले व्यक्तियों को उस घाट का आखिरी पत्थर, उस घाट पर जब वे जाते हैं नहाने के लिए या पूजा पाठ के लिए, तो उन्हें लगता है कि घाट का जो आखिरी पत्थर है जो वो गंगा में डूबा हुआ सा होता है, अन्य पत्थरों की अपेक्षा कुछ अधिक नरम, मुलायम और कोमल उन्हें महसूस होता है। यानी जो पानी में डूबा रहता है पत्थर, तो पानी के बार बार स्पर्श से, पानी की बार बार चोट से वह पत्थर मुलायम हो जाता है। तो जो पत्थर गंगा में डूबे हुए से होते हैं वे नरम, मुलायम और कोमल लगते हैं। कहने का आशय यह है कि उस समय वहाँ घाट पर जाकर जो स्नान ध्यान पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे अगर पत्थर जैसे कठोर हृदय के भी होते हैं तो उनका भी हृदय उस समय कोमल भावनाओं से और कोमलता से भर जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा के प्रति आस्था के कारण, श्रद्धा के कारण वह उस समय एक अलग ही पवित्रता, सरलता और सहजता का अनुभव करने लगता है। आखिर धार्मिक स्थल पर आने से इतना परिवर्तन तो होना ही है भी। आखिर धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो उस वक्त धर्म की वजह से, धार्मिक भावनाओं की वजह से, चाहे धर्म के भय से, उनके मन में एक मानवता का भाव जागृत होने लगता है, कोमलता और प्रेम का भाव उनके मन में उत्पन्न होने लगता है। ठीक है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। वहां बैठे जो बंदर वहां बैठे होते हैं घाटों पर, तो वे भक्ति भाव से स्नान ध्यान करने वाले भक्तों को देखकर वे भी कोमल कोमल से हो जाते हैं। यानी उनके हृदय में भी अजीब सी नमी, कोमलता और स्नेह का भाव भरने लगता है। छीना झपटी जैसी हरकतें वे भी उस वक्त वहाँ नहीं करते हैं। इसलिए कवि महोदय कह रहे हैं कि सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में भी एक अजीब सी नमी, एक अजीब सी कोमलता, अजीब सी तरलता उनकी आंखों में भी बहने लगती है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। और घाट पर जो भिखारी होते हैं, जो निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति जो भिक्षा की आशा में वहाँ आए हुए होते हैं, तो भक्तों की भीड़ द्वारा दिए जाने वाले दान से, भिक्षा से उनके कटोरे भी खन खना उठते हैं। खाली कटोरे जो एकदम खाली होते हैं, उनका खालीपन समाप्त हो जाता है और वे भिक्षा से भर जाते हैं। इसलिए एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। मतलब भिखारियों के कटोरे जो होते हैं वे भीख से भर जाते हैं और उनकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक आ जाती है। वे भी प्रसन्न होते हैं कि उन्हें इतने जो भक्ति भाव से जो लोग आते हैं वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, स्नान ध्यान करते हुए, उन्हें भी कुछ भीख दे देते हैं, भीख के रूप में पैसे वगैरह चीज़ें दे देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? निचाट खालीपन, जो एकदम खाली होते हैं उनके कटोरे, वे भी भीख से भर जाते हैं। तो इन पंक्तियों में कितनी सुंदर बिंब योजना है। बिंब मतलब हमारी आंखों के सामने दृश्य चित्र उभरने लगते हैं, ऐसी भाषा शैली है। सीढ़ियों पर बैठे बंदर भिखारी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। भाषा में प्रसाद गुण है, सहजता है, बनारस के घाट का सजीव चित्रण है, वर्णन है और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है, जैसे सुख बुगाना, पचकियाँ, निचाट आदि। ठीक है, समझ में आई आपको कविता? ये भावार्थ समझ में आया आपको? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी शेष अंश हम अगली बार पढ़ेंगे।